हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैकटेक। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्या लोड्स क्या होते हैं और उसके बेसिस पे क्या रिएक्शन हमको देखने को मिलती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो लोड है उसका किस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका एक चार्ट आपको दिखाऊंगा अच्छी तरीके से। और एक और चीज़ में हम देखेंगे कि इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो देखो, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम लोग मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं। और इसको हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोल देते हैं, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़ भी बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, छोटी मोटी बातें हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। देखो, लोड को हम जनरली एक चार्ट अगर आप बनाओगे ना, तो इस तरीके से आप लोग चार्ट बना सकते हो कि जो लोड है हमारे पास उसको हम लोग विद रेस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया के बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और विद रेस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, इनके बेसिस पे हम लोग लोड को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो देखो, कल हमने डिस्कस कर लिया था अच्छे तरीके से कि विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये अब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्सियल लोड क्या होता है, जिसको हम नॉर्मल लोड भी बोल देते हैं। और यहाँ पर देखो, शियर लोड के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसको हम ट्रांसफर शियर लोड भी बोलते हैं। इसके भी मैंने आपको दो पार्ट बताए थे, क्या ट्रांसफर शियर लोड क्या होते हैं और इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड क्या होते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था कि शियर लोड क्या होता है और ट्रांसफर शियर लोड क्या होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो ज़्यादा डिस्कशन हम इसके वो ऊपर नहीं करेंगे। और यहाँ पर एक्सियल लोड के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसेंट्रिक एक्सियल लोड क्या होते हैं और डायरेक्ट एक्सियल लोड क्या होते हैं। तो देखो, एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, जब हम लोड की बात कर रहे हैं एक्सियल और शियर लोड, है ना, तो इतनी सी बात याद रखनी है कि जो एक्सियल लोड होता है, यानी कि इसको हम नॉर्मल लोड भी बोलते हैं, इसमें हम टेंसाइल और कंप्रेशन भी देखते हैं। जबकि हम शियर लोड में या फिर ट्रांसफर शियर लोड में यहाँ पर कोई टेंसाइल और कंप्रेशन नहीं देखने को मिलता है आपको। इतनी सी बात आप याद रखनी है आपको। और देखो, मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। देखो, मान लो हमारे पास कोई भी एक बार है, तो ये क्या है, इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ठीक है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लग रहा है दोस्तों 90 डिग्री पर, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स शियर लोड। इतनी सी बात याद रखनी है, क्योंकि देखो, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है हमारे पास, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ शियर लोड तो लग रहा है ना, शियरिंग तो हो ही रही है, और शियर के साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है, तो इसको हम ट्रांसफर शियर लोड बोलते हैं। तो आपको दिक्कत में नहीं आना है। क्या मैंने आपको कल भी बताया था कि पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल होना चाहिए और परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है बस ट्रांसफर शियर लोड में। तो यानी कि विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको थोड़ी बहुत समराइज अभी दे ही दिया याद कराने के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कि लोड को हम टाइम के रेस्पेक्ट पे किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको देखिए, इसको आप समझिए भी। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम के बेसिस पे हमारा सबसे पहला लोड क्या होता है, स्टैटिक लोड। सेकंड हमारा लोड क्या होता है, डायनेमिक लोड। हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो स्टैटिक लोड के बेसिस पर, सेकंड डायनेमिक लोड के बेसिस पर। अब आपको अगर मैं डिस्कस करूं दोस्तों, स्टैटिक लोड के बारे में बात करूं, तो स्टैटिक लोड को भी हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हो गया हमारा डेड लोड, सेकंड क्या हो गया, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, है ना। तो देखिए, इसको समझिए कि डेड लोड क्या होता है या फिर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या होता है, या फिर नॉर्मल आप स्टैटिक लोड को समझ लीजिए। स्टैटिक लोड से आप कहीं ना कहीं समझ भी पा रहे हो ऑलरेडी कि यहाँ पर रेस्ट में रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है, वो स्टैटिक कंडीशन में होती है अपनी, है ना। और डायनेमिक में क्या मतलब होता है, आपको पता ही है कि मोशन वगैरह जो भी होता है हमारा, उसमें आता है डायनेमिक। ठीक है, कहीं ना कहीं मोशन कर सकता है, लेकिन स्टैटिक में एक ही डायरेक्शन में लगेगा, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि डेड लोड को अगर मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँ आपको, डेड लोड क्या होता है। मान लो हमारे पास ये लोड और टाइम के विद रेस्पेक्ट टू टाइम के बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डायग्राम बना रहे हैं। मान लो हमारे पास ये ग्राफ है, देखो आप इस ग्राफ को समझिए, ये हमारे पास ग्राफ है।
यहाँ पर लोड है, यहाँ पर टाइम है, और हमको डेड लोड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग अभी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो डेड लोड का मतलब क्या है, कांस्टेंट है, उसको टाइम के रेस्पेक्ट कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर अगर हमने लोड लगाया, यहाँ पर किसी पर लोड लगाया, तो वो टाइम के रेस्पेक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो लोड लग रहा है वही यहीं लगेगा, वही यहीं लगेगा, उसको कोई मतलब नहीं है टाइम से कि अभी इतना टाइम पर इतना लोड है ना। मान लो 50 न्यूटन का लोड लगा हुआ है, तो या 50 न्यूटन का लोड यहाँ पर इतने टाइम पर इतना लोड है, 50 न्यूटन का ही लगेगा। अगर मैं इसको थोड़ी बहुत टाइम बाद देखूँ, 15 मिनट बाद देखूँ, 10 मिनट बाद देखूँ, या फिर 5 मिनट बाद देखूँ ना, तो अभी 50 न्यूटन का ही लोड लगेगा। यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको हम लोग बोलते हैं डेड लोड। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या होता है। तो देखिए, ग्रेजुअली अप्लाई लोड को मैं समझाऊँ मैं आपको। तो देखिए, यहाँ पर भी हम लोग लोड लेंगे, यहाँ पर हमने टाइम ले लिया। अब तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ग्रेजुअली में क्या है, थोड़ा सा पहले इस तरीके से जाएगा, है ना, उसके बाद ये भी कांस्टेंट हो जाता है, इतना याद रखना है। इसीलिए इसको हम स्टैटिक लोड की कंडीशन में लाते हैं, क्योंकि एट द एंड ये स्टार्टिंग में तो माना हमने कि ग्रेजुअली थोड़ा बढ़ेगा, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट उसकी थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये भी कांस्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसीलिए हम इसको क्या लेते हैं, स्टैटिक लोड की कंडीशन में लेते हैं। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि स्टैटिक लोड क्या होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डायनेमिक लोड के बारे में। तो देखिए, तो अगर हम डायनेमिक लोड की बात करें तो हम इसको किस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, दो तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला तो देखो इम्पैक्ट और शॉक लोड, ठीक है। सेकंड फटीग और साइक्लिक लोड, है ना। तो देखो, इम्पैक्ट और शॉक लोड को भी हम क्या बोल देते हैं, सडन लोड, यही हम लोग बोल देते हैं, क्योंकि आपको खुद पता है कि इम्पैक्ट और सडन कहीं ना कहीं सिमिलर ही है ना। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इम्पैक्ट और सडन लोड क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता इन दोनों के अंदर, ठीक है। जबकि फटीग और साइक्लिक लोड क्या होते हैं, इसको आप समझिए अच्छी तरीके से। मान लो देखो, मैं आपको ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो ग्राफ से समझिए। देखो, मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ इम्पैक्ट और शॉक लोड की, है ना, या फिर सडन लोड बोल दो आप। तो देखो, ये भी बिल्कुल सिमिलर से होते हैं, स्टैटिक लोड्स की तरह ही होते हैं, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है, यानी कि देखो, यहाँ पर लोड है, यहाँ पर टाइम है, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ग्रेजुअली, है ना, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाते हैं। यानी कि ये जो टाइम होता है दोस्तों, है ना, यहाँ से यहाँ जाने के बाद जो टाइम होता है ये बहुत कम होता है। हो सकता है सेकंड में हो, या तो, है ना, तो बहुत कम होता है, सेकंड में हो या फिर मिली सेकंड में हो। इसीलिए से इम्पैक्ट और शॉक लोड ही बोलते हैं। कभी कभी पता है आपको, एग्ज़ाम में या फिर कहीं ना कहीं ग्राफ में आपको इस तरीके से, डायरेक्ट इस तरीके से भी देखने को मिल जाता है ना। लेकिन डिफरेंस ज़रूर होता है, थोड़ा सा हो, चाहे मिली सेकेंड का हो, लेकिन होता ज़रूर है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अगर मैं फटीग लोड या साइक्लिक लोड की बात करूं, तो साइक्लिक लोड में आपको पता ही है ये इस तरीके से लोडिंग होती है, तो ये साइक्लिक लोडिंग होती है, ठीक है। और ये पता है ऐसा भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर कुछ कम हो नीचे, जरूर थोड़ी ना कि एक जैसे बराबर हो, ऐसा कुछ अंतर नहीं होता, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है तुम्हारा साइक्लिक और फटीग लोड के अंदर। और हमारा लास्ट रह गया अपना डिस्ट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू लोड। देखो, लास्ट जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रह गया वो क्या है, विद रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, ठीक है। लोड को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसमें क्या है, हमारा कंसंट्रेटेड लोड होता है। सेकंड में बात करूं, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होते हैं। तो देखो, जब मैं कंसंट्रेटेड लोड की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर कौन से आते हैं, जो कि देखो एक पॉइंट पे लगते हैं, यानी कि कंसंट्रेटेड है लोड, है ना, एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे एक्ट करते हैं। जबकि मैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात करूँ, ये कैसे लोड होते हैं, जो पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, पूरे सरफेस पे एक्ट करते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, एक्टिंग एट सरफेस, पूरे सरफेस पे लग रहे हैं, वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होते हैं। और जबकि मैं बात करूँ कंसंट्रेटेड लोड की, कंसंट्रेटेड लोड में कौन कौन से आते हैं, एक तो आपका आता है कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, सेकंड क्या होता है, कंसंट्रेटेड मूवमेंट, ठीक है। जबकि मैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात करूँ, इसमें क्या आता है, एक तो यूडीएल आता है, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड। सेकंड क्या आता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट। थर्ड क्या आता है, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, ठीक है। इन सबको आप अच्छी तरीके से ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा बहुत किस तरीके से ये बनते हैं। ठीक है,
अगर मैं UDM की बात करूं, है ना, या फिर पहले UDL समझिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है। देखो मान लो हमारे पास ये एक बॉडी है, ये बार है, मान लो इस पर देखो लग रहा है कांस्टेंट लोड लग रहा है ना, लगातार लोड लग रहा है, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है। और जबकि मैं मूवमेंट की बात करूँ, UDM यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट की बात करूँ, तो देखो मूवमेंट लगना चाहिए पूरी रॉड के ऊपर, या फिर बार है हमारे पास, पूरे बार पे कांस्टेंट लगना चाहिए मूवमेंट, तो वो क्या होता है, UDM। ठीक है। आपको गलती कहाँ नहीं करनी है, गलती यहाँ नहीं करनी है। मान लो ये दे रखा है हमारे पास रॉड, ठीक है, या फिर बाहर है हमारे पास, तो देखिए यहाँ मान लो ये 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर इतनी डिस्टेंस पर लगी हुई हैं, उसके बाद मूवमेंट लग रहा है। पहला मूवमेंट यहाँ लगा, फिर 1 मीटर के बाद दोबारा मूवमेंट लगा, है ना, फिर 1 मीटर के बाद दोबारा मूवमेंट लगा, फिर ऐसे 4th बार मूवमेंट लगा, यानी कि मूवमेंट लग रहा है 1 मीटर की गैप में। तो इसको हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिव मूवमेंट नहीं बोलेंगे दोस्तों, कंटिन्यूस लगना चाहिए। ठीक है, कोई डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम UDM। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया। अब देखो एक छोटी से क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो कि आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है, आपको देखने को भी मिल जाता है कभी कभी कि एक्सियल लोड की जब मैं बात करता हूँ, आपको पता है एक्सियल लोड, डायरेक्ट एक्सियल लोड की अगर मैं बात करूँ तो एक पॉइंट पे लगता है, ठीक है ना, एक्सिस पे लगता है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि जो लोड लगा हुआ है, मान लो इस बार के ऊपर लोड लगा हुआ है ना, मान लो ये हमारे पास बार है या फिर ये है, ठीक है। अब इसके यहाँ लग रहा है, एक्सिस पे लग रहा है, बिल्कुल बीचों बीच में लग रहा है दोस्तों, ठीक है। अब हमको कैसे पता चले कि ये बाहर की तरफ आ रहा है या फिर अंदर की तरफ जा रहा है ना, या फिर टेंसाइल लोड है या फिर कंप्रेसिव लोड है, हमको कैसे पता चलेगा। तो वो इस तरीके से पता चलेगा, अगर आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन से अवे बाहर की तरफ आ रहा है, इसको हम टेंसाइल लोड बोलते हैं। ठीक है। अगर ये क्रॉस का निशान आपको शो हो रहा है तो ये क्या है, टुवार्ड्स द बॉडी की तरफ जा रहा है, यानी कि कंप्रेसिव लोड लग रहा है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो ये था कुछ क्लासिफिकेशन लोड के ऊपर, किस तरीके से हम लोड को क्लासिफिकेशन करते हैं। आइए अब हम इसकी रिएक्शन के बेसिस पे एक कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन को अच्छी तरीके से समझिए, मैं एक ही आपको डायग्राम से एक ही कैलकुलेशन बताऊँगा आपको, बाकी आप खुद कर सकते हो। देखो सपोज दैट हमारे पास ये एक बार है, इसको मैं अच्छे तरीके से यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको। मान लो हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या है, एक हमने फिक्स कर दिया, यहाँ बार बना दी हमने। ठीक है। अब जब मैं बार बना रहा हूँ तो देखो ध्यान से देखिए, मान लो मैंने इस तरीके से बार बनाई है। अब इसी पे मैंने क्या है, सेकंड बार लगा दी। मान लो यहाँ मैंने कुछ इस तरीके से एक और लगा दी, है ना, कनेक्ट कर दी। ठीक है। तो यहाँ ये क्या है, मान लो मैंने इसकी ये एक्सिस है, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है। अब मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैंने मान लो A पॉइंट दे दिया, इसको मैंने B नाम दे दिया, इसको मैंने C नाम दे दिया। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो B है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, अपनी A डिस्टेंस है। ठीक है। अब मैंने लोड लगाया दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जो लोड लगा हुआ है इसके सेंट्रोइड पे लगा हुआ है। ठीक है। क्या लगा है, सेंट्रोइड पे लोड लगा है P। अब हमको इसको क्या डायरेक्ट वो बतानी है, रिएक्शन किस तरीके से होगी, है ना। तो देखिए कि मान लो मैं आपको बताता हूँ कि यानी कि हमारे पास ये एक रोड है, एक रोड इस तरीके से है। ठीक है। तो इसका नाम हमने A दिया है, इसका नाम हमने B दिया है, और इसका जो लोड लग रहा है ना दोस्तों, यहाँ लग रहा है इस तरीके से, इसकी सेंट्रोइड पर लोड लग रहा है, और हमें इसकी रिएक्शन बतानी है। तो आप खुद सोचिए कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं। एक काम करता हूँ, मैं आपको पहले रिकॉल कराता हूँ, मैंने आपको कल क्या बताया था लास्ट वीडियो में। जब हमारा एक्सियल लोड होता है तो एक हमें केवल लोड देखने को मिलता है P। ठीक है। और इसेंट्रिक एक्सियल लोड होता है जब हमें एक लोड देखने को मिलता है और बेंडिंग मूवमेंट भी देखने को मिलता है, कल भी मैंने आपको बताया था। और जब टेंसाइल शियर लोड लगता है तब हमें शियर लोड देखने को मिलता है और बेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था। जब इसेंट्रिक टेंसाइल शियर लोड होता है, जब शियर लोड देखने को मिलता है, हमको बेंडिंग मूवमेंट भी देखने को मिलता है और टर्निंग मूवमेंट भी देखने को मिलता है। ये ऑलरेडी मैं आपको कल बता चुका हूँ, एक रिकॉल कराया है मैंने। ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम था जो मैंने पीछे आपको बताया। तो हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि हमको BC फाइंड करना है, ठीक है, और AC, BC और AB पर रिएक्शन बतानी है हमको, कौन कौन सी रिएक्शन होगी। ठीक है। तो आप खुद सोचिए, जब आपने इस तरीके से लोड लगाया, ठीक है ना, बार पर जब आप लोड लगा रहे हो तो यहाँ पर एक तो आपको देखो
ये है हमारे पास, ये है हमारे पास कुछ। जब आपने इधर एक लोड लगाया दोस्तों, इसके सेंट्रॉइड पे जब लोड लगाया तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो एक्सियल लोड देखने को मिलेगा। क्या इस पे इसेंट्रिक एक्सियल लोड देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इसेंट्रिक एक्सियल लोड क्या होता है। टेंसल शियर लोड देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसेंट्रिक टेंसल शियर लोड देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। बेंडिंग मूवमेंट नहीं मिलेगा। टर्निंग मूवमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, जब मैं ए बी की बात करता हूँ दोस्तों, तो ए बी में एक्सियल लोड तो नहीं होगा, क्योंकि देखो, देखना ध्यान से देखना, मान लो ये है, थोड़ा छोटा पड़ रहा है ना। इसको एक काम करता हूँ, मैं ऐसे ले लेता हूँ। मान लो ये है हमारे पास सेकंड, तो देखो जब मैंने यहाँ लोड लगाया इसकी एक्सिस पे, तो देखो ये इस अंदर गया ना, गया तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से यहाँ आ रहा है ना, यहीं तो लगेगा। तो यहाँ क्या होगा, आपको देखो शियर लोड लग रहा है दोस्तों। क्या लग रहा है? शियर लोड लग रहा है। और इस शियर लोड की वजह से एक हमको मूवमेंट भी देखने को मिलेगा, वो इस लेंथ के अलोंग देखने को मिलेगा, यानी कि ए के अलोंग हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो क्या लगेगा, एक तो शियर लोड लगेगा और एक मूवमेंट देखने को मिलेगा, किसका? P इंटू ए का। तो वही है दोस्तों, देखो एक क्या हमारे पास टेंसाइल शियर लोड देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा आपको? बेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा, P इंटू ए का। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक काम करना, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। जब अभी तो मैंने लोड इस तरीके से लगाया, ठीक है, अब आप लोड ना इस तरीके से लगा के देखना, यानी कि ऊपर से लगा के देखना। यहाँ जब ऊपर से लोड लगा के देखोगे तब मुझे बताना कि इसमें किस तरीके की रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। क्या यहाँ पर इसेंट्रिक शियर लोड लगेगा या नहीं लगेगा, वो आप खुद बताना। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।